हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं सब्जेक्टिव का। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसके बाद आप लोग सब्जेक्टिव यहाँ पर कीजिएगा। और हम लोग सब्जेक्टिव हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे, जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले में किए थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग सब्जेक्टिव शुरू करने वाले हैं तो एक बार मैं सब्जेक्टिव का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। देख लीजिए, सब्जेक्टिव आप लोग का स्टार्ट होता है 26 नंबर से स्टार्ट होगा, 34 नंबर तक चलेगा। ये एक नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को सिर्फ एक नंबर मिलेगा और 7 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना होगा। ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में हम लोग यहाँ पर सभी का आंसर देखेंगे। फिर 35 से 42 नंबर में क्या है, 35 से 42 नंबर में यहाँ पर आप लोग को 3 नंबर वाला क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। फिर इसी प्रकार से है 43 से 48, ये 5 नंबर वाले हैं और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण दे। राउल्ट के नियम का जो ऋणात्मक विचलन होता है, इसका क्या क्या करना है, नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जाम्पल देना है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिनॉल एंड एनिलीन। ये हो जाएगा आप लोग का, ये होता है फिनॉल और ये होता है एनिलीन। एक एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा। और एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लेकर के आया है, यहाँ पर देख लीजिए या के जगह पर मैंने लिख दिया है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। चाहे तो आप लोग ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, अदरवाइज ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आप लोग को बता दे रहा हूँ, कोई भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लिख करके आया हूँ, आप लोग दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों यहाँ पर सेम ही होता है, इसलिए मैं अलग से हिंदी लिख करके नहीं लाया हूँ। हिंदी और इंग्लिश में सेम ही बोला जाता है, इसलिए मैं अलग से इसको हिंदी में नहीं लिखा हूँ, और बाकी जो भी है और अलग से मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 27 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के। प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में संबंध दर्शाइए। जो प्रतिरोध होता है यानी कि आर, और जो हमारा विशिष्ट चालकता होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि के। इन दोनों में क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। जिसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। ये क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है, के इज इक्वल टू होता है 1/r एल अपॉन ए, जहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता, जिसको कि हम लोग कैसे डिनोट किया है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आर यहाँ पर क्या है, तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और ए क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जिसको कि क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो ये होता है रिलेशन के और आर में, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता में, और प्रतिरोध में यानी कि रेजिस्टेंस में। तो ये होता है रिलेशन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है हमारा कौन, नेक्स्ट है 28, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। जो यहाँ पर ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, दिए गए यौगिक का IUPAC नाम। तो इसके लिए सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से बना करके लिख लेंगे, जो भी यहाँ पर है इसको मतलब पूरा तरीके से खोल के लिखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख करके लाया हूँ। देख लीजिए, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि CH3 है, ये 3 बार है। ठीक, फिर C है, फिर CH2 B आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, C यहाँ पर लिख देंगे और तीनों CH3 एक तो इधर लग जाएगा, एक इधर और एक इधर। ठीक, तीनों CH3 इस प्रकार से लगा देंगे, और इसके बाद CH2 है और इसके बाद में Br जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पर लंबा चेन ये वाला बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला बनेगा। मतलब कि 3 कार्बन के यहाँ पर लंबा चेन बन रहा है। चाहे तो हम लोग ये बन रहा है या फिर ये बन रहा है, लेकिन हम लोग लेंगे ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है। ठीक है, और नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो 1 2 3 मैंने यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है। तो नाम कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 2 पर क्या है, 2 पर है 2 डाइमिथाइल, यानी कि 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी कि 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये हो जाएगा आप लोग का राइट IUPAC नेम। इसके बाद आगे है, आगे देख लीजिए, आगे आप लोग को मिल जाएगा 29 नंबर वाला। 29 क्या है, नेम द एल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। एल्डिहाइड को नाम, एल्डिहाइड का यहाँ पर नाम बताइए जो फेलिंग विलियन टेस्ट नहीं देता है। एल्डिहाइड का नाम बताना जो फेलिंग विलियन टेस्ट नहीं देता है। तो ये आप लोग को डायरेक्टली नाम याद रखना, ये होता है बेंजिल डिहाइड। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ बेंजिल डिहाइड।
ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। बेंजीन और इस पर होता है CH, तो इसको बोलते हैं बेंजिल्डिहाइड। ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग राइट आंसर। सिर्फ इतना ही लिखना है क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद आप लोग को मिल जाएगा 30 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है 30 नंबर वाला? द रीअजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। नाइट्राइल को प्राथमिक एमीन में बदलने के लिए अभिकर्मक, नाइट्राइल को क्या करना है? प्राथमिक एमीन में यानी कि प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा अभिकर्मक यानी बोल सकते हैं रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोग का ये है आप लोग का नाइट्राइल, ठीक है, RCN। और यहाँ पर कैटलिस्ट है, यही हम लोगों से पूछा था। और यहाँ पर बन रहा है प्राइमरी एमिन, ठीक है, प्राइमरी एमिन बन रहा है। तो कौन सा कैटलिस्ट लेंगे? LiAlH4, यानी कि रिडक्शन कैटलिस्ट लेंगे, रिडक्शन कैटलिस्ट, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग राइट आंसर, ठीक है, 30 नंबर वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 31 यानी कि 31। द जियोमेट्री पोसेस्ड बाई NiCO4 इज। तो इसका क्या बताना है? इसका आकार बताना है कि आकार कैसा होगा। तो इसका आकार आप लोग को याद रखना होगा। आप लोग चाहे तो उसको बना भी सकते हैं। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय है तो इसका संकरण आ जाएगा sp3। ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। चतुष्फलकीय है इसका अगर आकार, तो ये इसका sp3 संकरण हो जाएगा। संकरण भी बता दे रहा हूँ, हो सकता है कभी कभी काम आ जाए, या फिर हो सकता है संकरण भी पूछ दिया जाए। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए 32 नंबर वाला क्या है क्वेश्चन, कि व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जो सुक्रोज है इसका जलीय अपघटन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका जलीय अपघटन कराते हैं और देखते हैं कि हमको क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है आप लोग का, तो यह मिलेगा हमको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अगर सुक्रोज का जलीय अपघटन कराते हैं, या तो ग्लूकोज मिलेगा या फिर फ्रुक्टोज मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश में भी सेम ही होता है एक्चुअली। तो ये हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है 33 नंबर वाला। 33 नंबर वाला क्या है, कि वाई डू एमीन्स बिहेव हैज क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स। एमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार क्यों करते हैं बताना। जो एमीन होते हैं हमारे, ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है, यहाँ पर हमको बताना है। तो अच्छी तरीके से मैं लिख कर लाया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर लिख करके लाया हुआ हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले इंग्लिश में है, क्या है, कि एमीन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। तो एमीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ व्यवहार करते हैं, क्योंकि लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से। और ये किस पर लोन पेयर होता है? तो नाइट्रोजन एटम पर, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होता है। हिंदी में देख लीजिए, कि एमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार एन यानी कि नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी युग्म के कारण करते हैं। और ये कुछ इस प्रकार का होता है इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आप लोग दिख रहा है, यही हमारा लोन पेयर, और इसी के कारण ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का 33 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद देख लीजिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ पर 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ Br2 वाटर। एनिलीन को किससे ट्रीट कर रहे हैं? Br2 वाटर से ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या होगा बताना है यहाँ पर। और आप लोग को यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, देख लीजिए हिंदी में, कि क्या होता है जब एनिलीन को Br2 जल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया करा करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये है आप लोग का, देख लीजिए, ये है एनिलीन। फिनॉल पर NH2 लगा देंगे तो ये हो जाता है एनिलीन। तो ये है एनिलीन, इसको Br2 वाटर से कराएंगे रिएक्शन। तो ये हो गया 3Br2 ले लिया, और यहाँ पर है वाटर, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग का तीनों जगह पर Br जाकर के लग जाएगा। ये तो एनिलीन ऐसे ही रहेगा, और तीनों जगह पर यहाँ पर Br लग जाएगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा पर। ये होता है ऑर्थो, और यहाँ पर होता है ये मेटा, ये पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पर क्या लग जाएगा, आप लोग का Br लग जाएगा, ठीक है। और प्लस में 3HBr बाहर निकल जाएगा। और इसका हम लोग नाम लिखना चाहे तो नाम किया जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो। 2 पर 4 पर और 6 पर क्या है, 3 ब्रोमो है, यानी कि ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, यदि लिखना चाहे तो, ठीक है। और ये आप लोग रिएक्शन नहीं अगर याद होगा, और मान लीजिए फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो आप लोग इतना भी सिर्फ लिख सकते हैं डायरेक्ट, यदि आप लोग को आता है तो डायरेक्ट आता है तो, नहीं तो आप लोग को करके देखना पड़ेगा। इस प्रकार से 34 नंबर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे देख लीजिए, इसके बाद आगे यहाँ पर आप देख लीजिए आप लोग का 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए 35 नंबर से।
35 नंबर से ना। तो देख लीजिए क्या है, डिफरेंशियल क्या है, देख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, राइट देयर यूनिट्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर। तो मोलालिटी और मोलारिटी में क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि इन दोनों में अंतर बताना है। देख लीजिए कि मोललता और मोलरता में अंतर करें तथा इनके मात्रक लिखे, तापमान परिवर्तन पर इन पर प्रभाव क्या पड़ता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी लिया। एक तो सबसे पहले इन दोनों में अंतर बताना है, फिर इन दोनों का यूनिट भी लिखना है, और फिर इन दोनों का टेम्परेचर पर क्या, मतलब कि टेम्परेचर का इन दोनों पर क्या इफेक्ट होता है बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं लिख करके लाया हूँ, देख लीजिए। आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिख देंगे मोलारिटी यानी कि मोलरता, एक तरफ लिखेंगे मोलैलिटी यानी कि मोललता, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। देख लीजिए क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per liter of solution is called its molarity। हिंदी में क्या है कि बिलियन के एकांक आयतन में यानी कि 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को बिलियन की मोलारता यानी कि कैपिटल एम कहते हैं। कैपिटल एम से मतलब इसको डिनोट किया जाता है और इसको मोलारता बोलते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए मोललता, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी यानी कि किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलालिटी, यानी कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। तो मोलरता और मोललता में ये हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। अब दोनों के यूनिट लिखते हैं। तो मोलैरिटी यानी कि मोलरता का यूनिट होता है मोल पर लीटर, जिसको कि मोलर बोलते हैं, और ये होता है आप लोग का इसका यूनिट मोललता का, ये होता है मोल पर केजी, जिसको कि मोल लल बोलते हैं। यहाँ पर लल है और यहाँ पर लर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा आप लोग। इसके बाद है यहाँ पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट देख रहे हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग मोलारिटी डिक्रीज, मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं हम लोग मोलारिटी में तो क्या हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलारिटी घट जाएगा, डिक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मोलालिटी, मोलालिटी यानी कि मोललता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोललता। मोललता पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बिलियन नहीं है, ये हमारा केजी में होता है, ठीक है, इसलिए तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस पर इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग का ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया आप लोग का 35 नंबर, यानी कि 35 नंबर वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद देख लीजिए 36 नंबर वाला, देख लीजिए 36 नंबर वाला क्या है कि NO2 डिसोसिएट्स इनटू NO एंड O2 एज फॉलोस, ठीक है। 2NO2 और ये किस में टूटेगा, 2NO और O2 में टूटेगा, ठीक है। इफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज, ये हमको गिवन है, ये दे रखा है 6.0 इंटू 10 क्या -12 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए कि NO और O2 में इस प्रकार भी विखंडित हो जाता है, इस प्रकार यहाँ पर विखंडित होता है कि 2NO और O2 में टूटता है। अगर NO2 को सांद्रण के घटने की दर यहाँ पर दे रखा है, ठीक, तो O2 के सांद्रता के बढ़ने का दर ज्ञात करना है, क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये हमको इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में ही कि ये इस प्रकार से टूट रहा है, ठीक। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशियल रेट, मतलब कि इस प्रकार से लिख लेंगे, डिफरेंशियल में इसको लिख लेंगे, जो हमारा ऑकलन रूप होता है उसमें इसका लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह है हमारा क्या, यह है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के साथ हम लोग लगाते हैं माइनस साइन, हमेशा ध्यान रखिएगा। रिएक्टेंट के साथ हम लोग माइनस साइन लगाते हैं और जो भी कोफिशिएंट होता है उसको 1 के डिवाइड में लेते हैं, तो -1/2 हो जाएगा और d/dt NO2, ठीक। और बराबर में आ जाएगा जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को पॉजिटिव में लिखते हैं और जो भी रहेगा यहाँ पर कोफिशिएंट और डिवाइड में आएगा, तो 1/2 d/dt ऑफ NO। और ये किसके, और ये इसको भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब कि d/dt और O2 इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर सकते हैं या फिर इसको इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तीनों आपस में बराबर है तो कोई भी दो को हम लोग बराबर कर सकते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमको गिवन है, क्या गिवन है, -d/dt NO2 हमको गिवन है क्वेश्चन में इतना, ठीक।
और तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आगे इसको करते हैं। हमको तो निकालना है ये वाला, निकालना है ये वाला, तो हम लोग यहाँ पर अब वही करेंगे। ये दोनों का हम लोग बराबर करते हैं, ये दोनों को आपस में बराबर करते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर, तो ये दोनों आपस में तो बराबर हो ही सकते हैं। तो ये यह यहाँ पर यही लिखा गया है कि माइनस का हाफ डी बाई डी टी ऑफ NO2 इज इक्वल टू डी O2 बाई डी टी। ये कहाँ से है, तो इक्वेशन नंबर 1 से है, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। अब हमको इतना का वैल्यू गिवन है, इतना का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इतना का वैल्यू गिवन है, तो इसका वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर मैं लिखा हूँ डेट इम्प्लाइज लगा करके, डेट इम्प्लाइज माइनस का हाफ तो एज इट इज, और इसका वैल्यू दिया है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो डी बाई डी टी ऑफ O2 निकल के आ जाएगा। ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो माइनस का 3.0 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर लगा देंगे इसका क्या, इसका यूनिट लगा देंगे मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा आप लोग का क्या, 36 नंबर का राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद देख लीजिए 37 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, देख सकते हैं कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर दिए गए हैं, इसके IUPAC नेम को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर हिंदी में है कि इन समन्वय यौगिकों के IUPAC नाम लिखें। यहाँ पर जो दिए गए हैं इनका IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नाम। तो पहला है K3 है और अंदर में CrC2O4 और इसका है हल्थराइज। तो ये जो हमारा है C2O4, ये क्या है, ये है हमारा लिगेंड, ये है लिगेंड, ठीक है। और ये हमारा प्लस में है K प्लस, ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है, और ये है पूरा माइनस में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, यानी कि पोटेशियम, ठीक। और इसके बाद लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड क्या है, ये कौन सा लिगेंड है, ये आप लोग का ऑक्जेटो लिमेंट है, लिगेंड है। और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राई ट्राई ऑक्जेलेटो, और साथ में आ जाएगा ये आप लोग का क्रोमेट। और ये क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 3 क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, के का होता है 1, तो 1 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर 3 के है, प्लस में CR का हम लोग मान लेते हैं कि X है, हमको नहीं पता है। और इस C2O4 का होता है -2, और ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 ये यही दर्शाया गया है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है सेकेंड नंबर वाला, मतलब कि B है कि CO है और NH3 है 5, फिर है Cl Cl2। तो यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक लिगेंड तो ये है NH3 और एक लिगेंड Cl है, 2 लिगेंड है। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड ही लिखते हैं यहाँ पर। तो कौन सा लिगेंड सबसे पहले लिखेंगे, तो जो पास है CO का, जो सबसे पास है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो ये है तो इसको लिखेंगे पेंटा एमाइन, 5 है तो पेंटा अमाइन, और फिर लिखेंगे इसको क्लोराइड, फिर कोबाल्ट। यहाँ पर जो CO है कोबाल्ट, और ये आ जाएगा 3 क्लोराइड। ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर भी हम लोग निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है देख लीजिए, ये है K3 है FeCN6 है, तो ये आप लोग का लिगेंड है, ठीक। ये आ जाएगा आप लोग का लिगेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव वाला हम लोग लिख लेते हैं, तो आ जाएगा पोटेशियम। सबसे पहले पॉजिटिव वाला लिख लिया पोटेशियम, फिर यहाँ पर हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो ये जो है आप लोग का हेक्सासाइनो आ गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट, और यहाँ पर 3 आ जाएगा हेक्सासाइनो फेरेट 3। तो इस प्रकार से हम लोग इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स का। कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स में आप लोग IUPAC नेम सीखे भी होंगे। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा 38 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि कंप्लीट दिज रिएक्शंस। और रिएक्शन क्या दिया गया है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 38 नंबर वाला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि इन अभिक्रियाओं को पूरा करें। क्या दिया गया है, CH3 है CH2OH है, ठीक। ये कोई एल्कोहल है मान लीजिए, और ये हमारा क्या है SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिक क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा बताना है। और फिर यहाँ पर है CH3 CH2 CHOH CH3 प्लस H2SO4, वो भी कौन सा कंसनट्रेटेड वाला, और हीट दे रहे हैं, तो क्या बनेगा। और इसी प्रकार से CH3O CH2C5, ये क्या है, ईथर है। ईथर को किससे करा रहे हैं, HI से, तो क्या बनेगा। चलिए मैं इसका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख करके लाया हूँ, देख लीजिए क्या हो जाएगा। देख लीजिए, पहला हमने देखा CH3 CH2OH, ये कोई मान लीजिए एल्कोहल है, और इसको थायोनिल क्लोराइड से कला रहे हो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्लोरीन आकर के इसमें जुड़ जाएगा। क्लोरीन आकर के जुड़ेगा, यानी कि CH3 CH2Cl, और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, SO2 और HCl बाहर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में, ठीक। और सेकेंड नंबर है CH3 CH2 CH, और यहाँ पर है OH,
यहाँ पर CH3 इसको करा रहे हैं H2SO4 से, वो भी कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आप लोग का एल्कीन बनेगा, ध्यान रखिएगा एल्कीन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर हमारा जल बाहर निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर C दिया गया है, C में क्या दिया गया था कि CH3 है, O है, CH2 है, फिर H5 है। तो ये आपका क्या है, ईथर है, ईथर, जिसमें कि जो CH3 होता है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और O माइनस के इधर जो होता है ये पार्शियल नेगेटिव होता है। H प्लस जो मतलब कि H जो होता है ये पार्शियल पॉजिटिव और I पार्शियल नेगेटिव, तो ये उसी हिसाब से जुड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3 I से जाकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये तो नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है। तो CH3 I यहाँ पर आ जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, तो C2H5OH ये बन जाएगा। इस प्रकार से 38 नंबर वाला भी यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट होता है। इसके बाद देख लीजिए 39 नंबर वाला क्या है, देख लीजिए राइट ऑन क्या है, पेप्टाइड लिंकेज। फिर आप लोग का यहाँ पर बी में पूछा गया है, बी में क्या पूछा गया, बी में है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज और सी में है नेम द बेसेस प्रेजेंट इन आरएनए। तो इनके बारे में लिखना है, पेप्टाइड संधि लिखना है, फिर ग्लाइकोसिटिक संधि लिखना है और आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के नाम लिखना है, ठीक है, ये लिखना है हमको। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर डिटेल में हम लोग। तो 39 में बोला, देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रॉपर तरीके से लिख करके लाया हूँ और इसीलिए सब्जेक्टिव का जो आप लोग का आंसर की है अपलोड होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों का आंसर खोज के और दोनों का आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। देख लीजिए सबसे पहले है पेप्टाइड लिंकेज इंग्लिश में। तो पेप्टाइड्स आर एमाइड्स फॉर्म बाय द condensations of NH2 group of one alpha amino acid with the COOH group of क्या है अनदर एमिनो एसिड थ्रू CONH। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिंक, इसी लिंक को क्या बोलते हैं, लिंकेज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड लिंकेज। हिंदी में है, हिंदी में देख सकते हैं कि यह एक क्षीण स्वभाव का रासायनिक बंध होता है जो कि प्रायः एमिनो एसिड के बीच बनता है। इनमें एक एमिनो एसिड के COOH समूह दूसरे एमिनो एसिड के NH2 समूह के साथ बंध बनाते हैं, जिसमें एक बंध H2O निकल जाता है और एक CONH बंध बन जाता है। इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बंध, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद सेकेंड में पूछा गया था बी वाले में आप लोग का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, द ऑक्साइड लिंकेज। यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज कैसे होगा, ये होगा आप लोग का ऑक्साइड होगा और इधर दोनों तरफ से ये जुड़ सकता है, ठीक। थ्रू विच टू मोनोसैडिक यूनिट्स मोनोसैचुरेट यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हिंदी में है जब दो मोनोसाइक्राइड्स जलीय अणु के त्याग के फलस्वरूप एक क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बंधुता द्वारा आपस में जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर देख लीजिए सी नंबर वाला, इसमें क्या पूछा था, सी नंबर वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं सी में क्या पूछा गया था हमसे। कौन सा है 39 ना, हाँ 39। तो नेम द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के नाम लिखने थे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आरएनए में पाए जाने वाले क्षार कौन कौन से हैं। तो एडेनिन, फिर है गुआनिन और फिर है आप लोग का साइटोनिन और फिर है यूरासिड। तो ये सभी पाए जाते हैं आपका आरएनए में, ठीक है, ये हमारा क्या है बेस है। फिर देखते हैं यहाँ पर आप लोग का 40 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, 40 नंबर देख लीजिए, 40 नंबर क्या दिया गया है देख सकते हैं। कंप्लीट दीज रिएक्शंस, अभिक्रिया को पूरा करें। CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ पर Cl है, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, याद रखिएगा कि एल्कोहलिक KOH बोला है और यहाँ पर करा रहे हैं CH3 CH2 Cl को AgCN के साथ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो देख लीजिए फर्स्ट नंबर में क्या होगा, इसको करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब भी एल्कोहलिक KOH के साथ अगर कराया जाएगा तो क्या बनेगा आप लोग का एल्किन बनेगा, यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा। तो CH3 CH, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा आप लोग का CH2 और साइड प्रोडक्ट के रूप में KCl और H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर CH3 CH2 Cl है और इसको AgCN से कराएंगे तो यहाँ पर N आकर के अटैक करेगा और क्या बनेगा CH3 CH2 और NC बनेगा, यानी कि साइनाइड बनेगा, साइनाइड, और प्लस में AgCl साइड प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा। फिर C में है CH3 Cl और प्लस में है Na, ये आप लोग का फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन हो जाता है एसिटेन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोडो आकर के जुड़ जाता है, यानी कि आई आकर के जुड़ेगा तो CH3 आई हो जाएगा और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में NaCl बाहर।
ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है, इसके बाद है 41 वाला क्वेश्चन। राइट राइट क्या है, कार्बिल एमीन रिएक्शन एंड इट्स यूज। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन लिखना है और इसका यूज लिखना है। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया लिखे तथा इसका उपयोग बताएं। तो मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ, चलिए देखते हैं इसको। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख करके मैं लाया हूँ। देख लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, द रिएक्शन इन विच एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एथनोलिक KOH टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये होता है। और इसका रिएक्शन किस प्रकार होता है ये देख लीजिए। ये हमारा है प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन है CH3NH2, और ये हो गया हमारा क्या, क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3, और फिर है यहाँ पर 3KOH, और इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा CH3NC, यानी कि आइसोसाइनेट बनेगा, प्लस में 3KCl और 3H2O साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर। और इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इसको एरोमेटिक के साथ भी करा सकते हैं। एरोमेटिक के साथ मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लिया क्या, फिनोल, और यहाँ पर NH2, तो ये हो गया आप लोग का एनिलीन, और यहाँ पर यह आप लोग का क्या, ये आप लोग का आ गया क्लोरोफॉर्म, और प्लस में 3KOH, और इसको गर्म करेंगे तो वही बनेगा यहाँ पर, ये फिनोल आइसोसाइनेट बनेगा, फिनोल आइसोसाइनेट बनेगा, और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में अभी भी वही बाहर निकलेगा। हिंदी में देख लीजिए इसको, सबसे पहले यूज देख लीजिए, यूज क्या है, यूज तो पहला यूज हो जाएगा कि इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनाइड फ्रॉम प्राइमरी एमीन। तो सिंथेसिस के हम लोग यूज करते हैं किससे, प्राइमरी एमीन के लिए, प्राइमरी एमीन से सिंथेसिस के लिए। ठीक है, दूसरा का यूज क्या है, इट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एमीन इन अ गिवन सब्सटेंस। जो हमको कोई गिवन सब्सटेंस है तो उसमें हम लोग प्राइमरी एमीन चेक करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में दिया गया है कार्बिल एमीन क्या होता है। प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल से बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास के विलयन के साथ गर्म करने पर जो हमको प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं क्या, कार्बिल एमिल। ठीक है, और इसका यूज तो यही हो जाएगा, इंग्लिश में ही आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में भी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई सब्सटेंट है और उसमें हम लोग को चेक करना है प्राइमरी एमिन, तो उसके लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर सिंथेसिस के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का ये, और रिएक्शन यही होगा, रिएक्शन यही होगा हिंदी में भी यही रिएक्शन होगा। इसके बाद देख लीजिए 42 नंबर वाला, जो कि आप लोग का 3 नंबर वाला क्वेश्चन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 नंबर वाले आपके स्टार्ट होंगे। देख लीजिए ये क्या है, डिफाइन मोनो मोनोसेक्राइड्स गिवन सॉरी गिव एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स को क्या करना है, डिफाइन करना है, और फिर इसका एक एग्जाम्पल देना है। मोनोसेक्राइड्स को परिभाषित करें और उदाहरण दे। और फिर बी में है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर गिव एन एग्जाम्पल। तो अपचयी शर्करा क्या है और इसका भी एक उदाहरण देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोनों को देखते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ। तो 42 नंबर का पहला देख लीजिए, मोनोसेक्राइड्स क्या है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी क्या है, हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोसाइक्राइड्स। मतलब कि इसको और नहीं तोड़ा जा सकता कार्बोहाइड्रेट्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइक्राइड्स बोलते हैं। उदाहरण दे तो ग्लूकोज हो जाएगा, आप लोग का फ्रुक्टोज भी आ जाएगा, ETC, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। हिंदी में देख सकते हैं मोनोसाइक्राइड्स क्या है, तो मोनोसाइक्राइड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं, आमतौर पर एक आश्रित सी श्रृंखला के साथ ये जुड़े होते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, अपचयी शर्करा पूछा था। तो द कार्बोनेट विच कैन रिड्यूस्ड क्या है आप लोग का, टॉलन रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। इस एग्जाम्पल में आ जाएगा फ्रुक्टोज, इसमें भी ग्लूकोज आ सकता है। तो ETC में और भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हूँ। हिंदी में हो जाएगा अपचयी शर्करा, बोलते हैं इसको अपचयी शर्करा। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो अपचयी शर्करा ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो फेहलिंग विलयन को अपचयित करके CO2O का लाल अवक्षेप बनाते हैं तथा टॉलेंस अभिकर्मक से चमकदार धात्विक सिल्वर बनाते हैं। और टॉलेंस अभिकर्मक से चमकदार क्या बनाते हैं, धात्विक सिल्वर बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर 42 यानी कि 42 नंबर वाला भी कंप्लीट होता है, 42 नंबर वाला भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।
क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना है, तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और ऐसे ही भी अपलोड किया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा।